वालेकुम, सुबह बखैर। भाई शायर ने क्या खूब कहा है कि यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। और आजकल कुछ ऐसी सूरत हाल हम देख रहे हैं, मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के बाद जो बीमारियां वो तो चले हैं, लेकिन मौसम की समझ नहीं आ रही मतलब क्या है व्हाट इज़ रॉन्ग। क्योंकि कराची वाले तो कुछ एंजॉय नहीं कर रहे। लाहौर में पिछले 2 दिनों इतनी तेज़ बरसात हुई जी, ओले भी पड़े, आंधी आई और उसके बाद कल ही मैंने घर फ़ोन किया था अब्बू को, तो अब्बू मुझे बता रहे थे कि बेटा बहुत ठंड होगी, ज़बरदस्त मज़ेदार मौसम हो गया है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने ज़रा देखा अपने घर में चलता हुआ पंखा, फिर मैंने एसी देखा, मैंने कहा अल्लाह मियां मेरे पे वो दिन कब आएगा जब मैं भी घर के एसी बंद करूं ताकि हमें भी बिलों में कुछ रिलीफ मिले। लेकिन नहीं भी। अच्छा, अब मुझे ये समझ में नहीं आता, मैंने स्टेट एजेंट को लगा देना एक ऐसी जगह पे जिस कराची में आंधी भी आती है फिर हल्की सी बारिश भी होती है, क्योंकि यकीन माने जहाँ पे मैं रहती हूँ, जो मेरे वाला कराची, उसमें आंधी नहीं आई ना बारिश हुई, क्योंकि कराची बड़ा ही इतना है। हम अक्सर खबरों में देखते हैं कराची में गरज चमक के साथ बारिश, पूरा कराची उस जगह को ढूंढ रहा होता है जहाँ बारिश हो रही होती, पर वो समझ में नहीं आती। लेकिन खैर कब बदलेगा मौसम, हालात तो बदल ही, हमारे मौसम ही बदल जाए। कराची में सर्दियाँ नहीं आई, इस्लामाबाद में हम देखते हैं कि जी इस्लामाबाद में भी रात को अच्छी ठंड शुरू होगी हुई है, लाहौर में भी जो इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई इसके बाद वहाँ पर भी जो है अब अच्छी ठंड हो गई है। तो मौसम के बारे से तो मैं बात करूँगी। फॉग छट गई है, लाहौरी बच्चे जो वेडनेसडे की छुट्टी इंजॉय कर रहे थे ख़त्म हो गई, नहीं हो रही। कराची के बच्चे कह रहे थे हम एहतजाज करेंगे, बच्चों एहतजाज नहीं करना। लाहौरी बच्चों की जो छुट्टी वेडनेसडे की ख़त्म हुई वो भी रीज़न की वजह से बड़ी स्मॉग थी, तो कौम की दुआ पूरी हुई कुछ ऐसा सिचुएशन है। लेकिन स्मॉग बहुत बुरी चीज़ होती है। जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको पता है कि आँखों में, गले, नाक कितनी बीमारियाँ फैलती हैं। सरदार सरफराज साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे, मैं मौसम के हवाले से उनसे पूछूंगी कि मौसम भी एग्जैक्टली कब बदलेगा। लेकिन जब सर्दियाँ आती ना तो हमारे जहन में सर्दियाँ होती कि अच्छा जी अब सर्दियाँ आ गई हैं, अब तो फ़र्ज़ है हम पे कि हमने ना दुनिया की हर वो चीज़ खानी है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ फैट हो। सरदार सरफराज ने भी हमें साहब ने ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सरदार सरफराज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सरदार सरफराज साहब। सरदार साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। वालेकुम अस्सलाम कहा मैंने। जी बिल्कुल ठीक ठाक भी। सरदार साहब की मुझे आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, इनकी आवाज़ बढ़ा दीजिए। सरदार साहब पहले मुझे आप ये बताएं, ये क्या मौसम है? मुझे तो पहले कराची के मौसम का आप समझा दें। कभी हम कह रहे हैं आंधी आ रही है लेकिन पूरे शहर में आंधी नहीं आ रही, फुहार पड़ी है, पूरे शहर में फुहार नहीं पड़ी। कराची वाले कब सर्दियाँ एंजॉय करेंगे? देखिए कराची में तो सर्दी आपको मालूम है, जो भी कराची में रहते हैं कि दिसंबर के पहले हफ्ता बल्कि दूसरे हफ्ते में जाकर एक तरह से सर्दी आया करती है, जो यूजुअली जो आम तौर पर तो अभी तो कोई इम्कान नहीं है। अक्टूबर का महीना तो वैसे आपको मालूम होगा कि कराची में रवायती तौर पर गर्म होता है और अभी तक जी जी अभी तक खुशकिस्मती से अच्छा जा रहा था, उतना गर्म नहीं गुजरा, यानी 36-38 की रेंज में टेम्परेचर अमूमन रहा करता है अक्टूबर में। उसकी वजह ये है कि जो हवा का रुख है वो एक तरह से तब्दील हो जाया करता है। अभी 2 दिन पहले इतनी गर्मी, दोपहर में इतनी गर्मी थी मैं आपको बता नहीं सकते। तो ये आपको मुनासिब लग रहा है मौसम कराची का? नहीं, मैं तो टेम्परेचर के हिसाब से देखता हूँ ना जी, इतनी यानी 35.6 जो है अक्टूबर का नॉर्मल टेम्परेचर है, यानी 36 के करीब समझे ना। तो ये तकरीबन मई और जून के बराबर का टेम्परेचर होता है अक्टूबर में भी, जो एवरेज टेम्परेचर है। उस लिहाज से अभी तक यानी पहले 2-3 दिन अक्टूबर के जो थे उसमें तो ज़्यादा गया था टेम्परेचर, 38 और 40 के दरमियान चला गया था आखिरी सितंबर का आखिरी दिन और फिर अक्टूबर के शुरू के दिन। लेकिन उसके बाद निस्बतन बेहतर रहा है। तो अभी पिछले 2-3 दिन से तो ये एक वेस्टर्ली वेव जो गुजरी, सेंट्रल सिंध और अपर सिंध में कोई हल्की फुल्की बारिश हुई। कराची में तो जस्ट आपने जैसे जिक्र किया परसों रात को किसी जगह पे आंधी आई और चंद बूंदें गिरी। उसकी वजह ये थी कि वेव जो थी वो ऊपर से दूर से गुजरी कराची की ना, तो जस्ट उसका कह लें आपके टचिंग हुई कराची को, कुछ एरियाज़ को। तो अलबत्ता उधर इस्त्री करने से पहले कपड़ों पे हल्का सा छींटा मारते हैं ना, बिल्कुल वो वाला छींटा हुआ है। मैं आज सुबह आते हुए देख रही थी, मुझे दूर से बादल बड़े घने नजर आ रहे थे। मैंने कहा आज तो सरदार साहब मेरे शो में भी हैं, तो मैंने उनसे पूछना है कि ये बादल क्या बरसेंगे या फिर दूर से टाटा बाय बाय? ये कोई ऐसे ख़ास बरसने वाले नहीं है, बस मेरे ख्याल में कोई अर्ली सुबह कहीं अगर कोई बूंदें पड़ी हो, कोई ड्रिजल हुई हो तो हुई हो। अब दिन में तो जाहिर है कि जैसे जैसे धूप निकलेगी तो ये छट जाएंगे, तो अब तो कोई चांस नहीं है कराची में बारिश का, बल्कि सिंध पे से तो निकल ही गया है सिस्टम। अब सिर्फ उधर पंजाब के कुछ, वो भी सेंट्रल पंजाब से ऊपर का जो इलाका है और केपी, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, उधर बारिश का सिलसिला रहेगा आज रात तक।
और सिंध के कुछ एरियाज दादू और जामशोरा वगैरह में कोई हो सकती है किसी किसी जगह पर, बाकी कोई ख़ास नहीं है किसी जगह पर। कराची में तो कोई इम्कान ऐसा अच्छा नहीं। सरदार साहब, कराची वाले तो ना समझें, कराची वालों को ना है मौसम की तरफ से, कराची में वही सर्दियाँ आएंगी, वो आएंगी दिसंबर के मिड में। मुझे बताइए जो लाहौर में जो बारिशें भी हुई हैं तो उसके बाद अब कोल्ड वेव वहाँ पे आ गई है, वहाँ पे अब हम क्या समझें कि विंटर्स हैव फाइनली अराइव्ड? नहीं, एग्जैक्टली विंटर की अराइवल का हम इसको नहीं कह सकते। ये है कि अनयूजुअल है ये एक तरह से ना। अक्टूबर का महीना यूजुअली, अक्टूबर और नवंबर दोनों बहुत ड्राई महीने हुआ करते हैं पूरे पाकिस्तान में तकरीबन, लेकिन इस दफ़ा ये कि एक अच्छी वेस्टर्ली वेव आ गई अक्टूबर में जो ये अभी प्रिवेल कर रही है। तो मतलब आर्जी सा फेज़ तो आएगा, उसमें रातें खुन को जाएंगी, ख़ासकर शुमाली जो पंजाब का इलाका है उसमें, और सेंट्रल पंजाब में भी आप कह लें अगले 3-4 दिन, लेकिन उसके बाद फिर अच्छी हो जाएंगी, खुशगवार हो जाएंगी। जी सरदार साहब मुझे ये बताइए, जो कल कराची में एकदम से जल्जला आया, कराची के कुछ इलाकों में जल्जला महसूस हुआ है जी, कराची की मशरकी इलाके, ये कौन से कोई सिलसिला है ये? देखिए जो एक्चुअली कराची और हमारे थरपारकर रीजन से उस तरफ आप देखें ना तो भारत का जो इलाका है भोज, और यहाँ से एक फॉल्ट लाइन गुजरती है जो मतलब ये कि मॉडरेट माइल्ड या मॉडरेट टाइप की एक तरह से फॉल्ट लाइन है। तो इसमें कभी भी कोई एक तरह से जब मूवमेंट होती है प्लेटों की तो हो सकता है, लेकिन एज सच कोई इतना सीवियर फॉल्ट लाइन पे कराची नहीं है, और कराची का कुर्ब जवार भी हमारे सिंध का कोई इतना फॉल्ट लाइन पे नहीं है। लेकिन उधर भारत का जो इलाका है भोज, वहाँ पे एक्टिव फॉल्ट लाइन है एक तरह से ना, तो वो की वजह से कुछ इस तरह का बाजू का झटके होते हैं हल्के फुल्के। अच्छा, टॉकिंग ऑफ फॉल्ट लाइंस, मुझे सरदार साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जो फॉल्ट लाइन पे मौजूद हैं, जहाँ पे एक्टिव फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं? देखिए जो मोस्ट एक्टिव फॉल्ट लाइन है ना, वो तो जो चमन फॉल्ट लाइन है हमारी, वो काफ़ी लंबी फॉल्ट लाइन है, 850-900 किलोमीटर। वो आप हब से ऊपर जब जाते हैं तो लसपेला से कह लें आप शुरू होती है, और फिर खुशदार, कल्लात, फिर ऊपर कोयटा, चमन, वहाँ से होती हुई काबल, और पूरा जो कोई हिंदूकश का सिलसिला है उस तक फैल जाती है। और फिर ऊपर जाहिर है कि और शुमाल में आप जाएँ तो हिमालय का जो उस तरफ का हिस्सा है मशरकी साइड, तो उस तरफ कश्मीर, और फिर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और हमारा कश्मीर, और उसके जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, तो वो एरियाज़ जो हैं वो एक्टिव फॉल्ट लाइन में हैं। इसी वजह से पिछले दिनों खबरों में रहा कि जी चमन फॉल्ट लाइन में कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ा ज़ल्ज़ला आ सकता है। तो ज़ल्ज़ला ऐसा फिनोमेना है कि जिसकी ना आप वक्त और शिद्दत ये चीज़ें एडवांस नहीं कर सकते। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। चलें, थैंक यू सो मच जी। सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। बाकायदा तौर सर्दी का आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन हम दिमागी तौर पे हमें लग रहा है कि जी भी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। और जब सर्दियाँ शुरू होने का मतलब क्या होता है जी कि अब तो खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स खाने होते लेकिन नहीं भी खाएं, लिहाफ कम्बलों में घुसे हुए ड्राई फ्रूट्स खाएं, वो कहते हैं यखनी पिएँ, कुन्ना खाएं, निहारी खाएं, और इस तरह की तमाम तर चीज़ें जो कि फ़ैट से लबरेज़ होती हैं वो खाएं। अब जहाँ हर चीज़ जम जाती है या खून जम जाता है, सोचें अगर आप ज़्यादा फ़ैट वाली चीज़ें खाएं तो फ़ैट आपकी बॉडी में जाके कितना जमेगा। खैर ये मुझे नहीं पता, ये बताएंगी डॉक्टर बासका हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा बासका, मुझे ये बताएगा, ये सर्दियों में हम बॉडी को गरमाइश देने के चक्कर में क्या क्या गलती करते हैं, क्या कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो कि हमें नहीं खानी चाहिए? वैसे देखिए बेसिकली सर्दियों में क्या होता है, आपकी एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है। आप चाहते हैं कि बस कंबल में बैठे रहें और वार्म रहते रहें। हाँ। और जैसे कि आपने बोला आप खाते रहते हैं। अब जैसे नट्स का आपने एग्जांपल दिया, तो नट्स हमेशा ये होता है कि आप 6-8 दाना खा लें। लोग समझते हैं, देखिए अगर हेल्दी कोई चीज़ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको, जैसे नट्स बहुत हेल्दी है, इट्स फुल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, गुड फैट्स होते हैं उसमें, लेकिन उसमें कैलोरीज भी तो बहुत ज़्यादा है ना। तो आप नट्स बिल्कुल खाएं, रोज़ाना खाएं, लेकिन 6 से 8 दाना आप खाएं, उससे ज़्यादा नहीं खाएं। और आप एक्टिविटी को बरकरार रखें, मतलब आप 6 से 8 दाना मतलब आपने 3 या 4 मूंगफलियाँ खानी है। अगर मुझे मूंगफली की अगर हम मूंगफली की बात कर रहे हैं तो उसको आप 14 कर लें, क्योंकि उसके दाने छोटे होते हैं। जैसे अगर आप काजू खा रहे हैं तो 6 से 8, बादाम खा रहे हैं तो 6 से 8, अगर आप अखरोट खा रहे हैं तो 2 होल अखरोट खा लें। इस तरह से मॉडरेशन में खाएं, रोज़ाना खाएं, बहुत अच्छा होता है, लेकिन मॉडरेशन में खाएं। और आप सर्दी की वजह से ये नहीं बोलें कि मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगी, एक्सरसाइज जारी रखें। सबसे आसान एक्सरसाइज जो मैं कहती हूँ ना मदिया, वो होती है वॉक।
हाँ। मतलब आप कहीं पे भी कर सकते हैं, अपनी छत पे कर सकते हैं, आपके पास क्लब है तो क्लब में, पार्क, आप अपनी गली में कर सकते हैं, जो भी आपको फैसिलिटी हो ज़रूर वॉक करें। सही। अच्छा, क्योंकि अब ये सिर्फ नट्स ही ना हमारे पास, बासखा हमारे पास तो आगे हलवे, और ये तो सौगात है, ये गाजर का हलवा, ये पेठे का हलवा, पता नहीं किस किस चीज़ का हलवा, जो चीज़ मौजूद है दुनिया में, कहती है को अर्ज में हम उसका पाकिस्तानी कौम उसका हलवा बना के आपको पेश कर सकती है। ये हलवे जो हैं ये किस कदर हेल्दी हैं और कौन से पॉइंट पे जाके बहुत अनहेल्दी हो जाते हैं? देखिए मदिया, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप डाइट से कम्प्लीटली निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम 100 साल पुराने तो नहीं रह रहे ना, हमने मज़ा चख लिया है। हाँ। तो हम उससे दूर नहीं रह सकते। अगर आप बिल्कुल ऐसा करने की कोशिश करोगे कि मैं आज से हलवा नहीं खाऊंगी, तो फिर आप थोड़ी दिन के बाद उसका पूरा खमियाजा आप पूरा कर देंगे, आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे। तो हर चीज़ मॉडरेशन में रखें। एक बात ज़रूर याद रखें कि खाली पेट में ऐसी चीज़ें ना खाएं। आप अगर आपको भूख लग रही है तो भूख का मतलब है कि आपको खाना खाना है, खाने के फौरन बाद आप मीठा खा लें, क्योंकि इससे ये फायदा होगा कि एक तो आपकी जो क्रेविंग है हाँ। वो फौरन पूरी हो जाएगी और आप ज्यादा नहीं खा लेंगे। अच्छा, मैं कुछ स्टडीज में भी पढ़ी थी कि अगर आप मीठा को खाने से 3 घंटे पहले खा लें तो वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करती। क्या ऐसी कोई चीज़ है? देखिए वही बात है ना कि अगर 3 नहीं, ऐसा कोई तो नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप पेट भर के पहले खाना खाएं। ऐसा नहीं करें कि मुझे मीठा खाना है तो मैं खाना स्किप कर देती हूँ। ये तो मैं करती हूँ। ऐसा नहीं करें। मैं तो शादियों में जाती हूँ, गाजर का हलवा देख लूँ, मेरी तो जान निकल जाती है। मैं कहती हूँ भाई सब कर दो चीजें साइड पे, खाना पूरा खाएं, उसके बाद आप फौरन मीठा खा लें, क्योंकि पेट भरा हुआ है, आप इतनी ज्यादा क्वांटिटी आप खा ही नहीं पाएंगे। भूख का मतलब खाना, भूख का मतलब मीठा नहीं। मीठा रोजाना खाएं भले, लेकिन फौरन खाने के बाद थोड़ा सा क्वांटिटी। ठीक है, वो बात है कि पेट भर के खाना खाएं और उसके फौरी बाद वाकई फिर आप कहेंगे यार मुझसे खाने जा रहा, बस वही टाइम होना चाहिए। exactly. उसके बाद फ्रिज में वाकई उसको डालें, उसको लॉक कर दें। अच्छा, मुझे ये बताएं, आजकल ना हमारी बड़ी अनहेल्दी किस्म की वैसी भी दूसरी हैबिट्स डेवलप हो गई हैं। वो ये कि अब हमारे पास फ़ोन्स हैं, फ़ोन्स में हमारे पास ऐप्स हैं, वो ऐप्स हमें जो है वो पहुंचा देती हैं और बहुत एक्सेस देती हैं और बहुत सारे दूसरे फूड्स को, जिसमें जंक फूड भी बड़ी तादाद में आ जाता है। बच्चे अगर कभी कुछ चीज़ ना मान रहे हो या चले घर में वैसे आपका दिल नहीं कर रहा कुछ बनाने को, तो माएँ बच्चे को फ़ोन देती हैं, ऑर्डर कर लो जंक फूड, बर्गर्स आगे, पिज़्ज़ाज आगे, ऐसी चीज़। ये कितनी बच्चों के लिए, अब क्योंकि दिस इज अ लेवल टू इट ना। बिल्कुल मदिया, मैं कहती हूँ कि देखें, शुरू से ही आपको सिखाना है बच्चों को, और शुरू से सिखाने का मतलब है कि आप एग्जाम्पल सेट करें। जब तक आप खुद वो काम नहीं कर रहे तो आप बच्चे पे इम्पोज नहीं कर सकते। अगर आपका बच्चा वेट गेन कर रहा है तो आप ये थोड़ी कह सकते नहीं कि तुम नहीं खा सकते, ये हम लोग सब खाएंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो शुरू से ही एग्जाम्पल सेट करें, सब मिलके एज अ फैमिली अपने आप को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चों में आजकल कितना डायबिटीज़ बढ़ रहा है मदिया। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि शुगर की बीमारी जो होती है, डायबिटीज़ की बीमारी होती है, वो बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ी। पहले तो सुनने में नहीं आता था। 2 तरह के डायबिटीज़ होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 का खाने पीने से ताल्लुक़ नहीं होता, वो ऑटो इम्यून होता है, उसको तो आप हेल्प नहीं कर सकते, वो बच्चों में होता है। लेकिन टाइप 2 पहले तो खाली बड़ों में होता था, उसको कहते ही थे एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल बच्चों में भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि मोटापा बढ़ रहा है, और मोटापे से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन एक केमिकल है जो आपका गुदूद है बॉडी में आपका, जिसको पैनक्रियास कहते हैं, और वो गुदूद आपका इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। और जब आप मोटापा आपका होता है, आपके जिस्म में एक्स्ट्रा चर्बी होती है, तो वो क्या होता है कि उससे मशावरत पैदा हो जाती है। मतलब इंसुलिन की बॉडी जो है इंसुलिन की बात मानना ख़त्म कर देता है। इंसुलिन आपके शुगर को ठिकाने लगाती है। लेकिन जब आप बार बार ओवर ईटिंग करते हैं और गलत किस्म की चीज़ें खाते रहते हैं, तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है मोटापे की वजह से, जिससे डायबिटीज़ हो जाती है। बासखा, ये जो आजकल बच्चों में मैं देख रही हूँ स्ट्रेस, बच्चों में टेंशन, बच्चे आजकल शिकायत कर रहे होते हैं कि हम मतलब किसी भी चीज़ का वो स्ट्रेस बच्चे लेते हैं, बच्चे एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, और बच्चे लिटरली वो कहते हैं कि हमें लगता है हमारा दिल बंद हो जाएगा। तो इसमें हमारी समहाउ इन ग़िज़ाओं का कितना हाथ है, ऐसी अनहेल्दी ग़िज़ाओं का, जो कि कहीं ना कहीं बच्चों के जिस्म में बैठ कीमे जाते हैं? देखिए, सब चीज़ का ना साथ ताल्लुक़ होता है। नींद पूरी होना, आपका घर का माहौल सही होना, आपका खाना, आपकी एक्सरसाइज, ये सब साथ जब मिलके चल रही होती है तो आपकी ज़िंदगी, आपकी बॉडी सेहतमंद होती है। और बिल्कुल बच्चों में, और
मैं थोड़ा सा ब्लेम थोड़ा सा ज़्यादा पेरेंट्स पे दूंगी कि आप अपनी चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं बच्चे में। आप जैसी बातें करेंगे और आप जैसा घर का माहौल रखेंगे वही बच्चा सीखेगा, यू नो। तो आपको ही प्रिवेंट करना है कि बच्चे के ऊपर वो स्ट्रेस क्यों आए। बच्चा तो मासूम है, आप हर तरह की बात बच्चे के सामने ना करें। आप बच्चों को काम डाउन करने की कोशिश करें, एक यू नो पीस दें उसको, घर उसके लिए एक सुकून का महवर हो, यू नो। तो वो इस तरह होता है। और वो वही बात होती है कि जब तक मियाँ बीवी का रिलेशन अच्छा ना हो, हर मैं ये नहीं कहती महदिया, मैं कहती हूँ हर रिश्ते में कहीं लड़ाई होती है, कहीं होते हैं, लेकिन तो कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली कुछ परफेक्ट नहीं होता। तो हर वक्त लड़ाई होती, हर रिश्ते में लड़ाई होती है, ऊंच नीच होती है, लेकिन आप बच्चे में वो ट्रांसफर नहीं करने देना। आप बच्चे के सामने एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। लड़ाई अपनी जगह, रिस्पेक्ट तो नहीं खत्म कर सकते ना। आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, बच्चा घर को एक पीसफुल एनवायरनमेंट समझेगा। आपको आके अपनी, अगर बच्चा आपकी बात कुछ प्रॉब्लम बताता है तो उसकी बात सुने, गिव मतलब एक बात सुने। ये नहीं कि आप मोबाइल में बैठे हुए और उसको इग्नोर कर रहे हैं। मोबाइल रख दें साइड में, उसकी बात सुने। अगर आप उसकी बात सुनेंगे बच्चे की तो वो आपको बताएगा, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं अपनी बच्चों की जो है वो जो ग़िज़ा के हवाले से। लेकिन अभी तो हमारे पास ब्रेक आ गई है, तो बहुत शुक्रिया जी। वो गुफ्तगू में बिल्कुल पता नहीं चला कि मैं क्यों ना जो अपने लोगों की जो है वो भी प्रॉब्लम इस हवाले से लूँ। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर बासखा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं आपकी एक ऐसी खातून से मुलाकात कराने जा रही हूँ कि जो कि चलती फिरती हिम्मत, अज़्म और हौसले की बहुत बड़ी मिसाल है। कराची जैसे शहर में जहाँ पर मर्द बाहर निकलते हुए खौफ खाएं, खैर अब तो अल्लाह का शुक्र हालात बहुत बेहतर हैं, लेकिन जो अमनो मान की सूरत हाल है, जो स्ट्रीट क्राइम्स की जो सूरत हाल है, मैं अमनो मान को भी छोड़ के अब स्ट्रीट क्राइम्स की तरफ भी आ जाती हूँ कि आपको पता नहीं होता कि आपकी अपनी गली में, आपको अपने घर के सामने कोई अगर गन पॉइंट पे लूट के ले जाए तो लोग बहुत डरते हैं। वहाँ पर एक औरत हिम्मत और अज़्म की मिसाल बन के बाहर निकलती है, अपने हालात से फ़ाइट करती है। क्योंकि जब इंसान कुछ सोचता है ना मैंने कुछ करना है, तो वो ज़रूर करता है। स्पेसिफिकली अगर माँ सोच ले कि मैंने अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देना है, तो फिर कुछ भी आ जाए, ज़माने की कोई भी मुश्किल उसके आड़े नहीं आ सकती, उसके सामने नहीं आ सकती, कोई उसको रोक नहीं सकता। मेरे साथ आज यहाँ पर मौजूद है महानूर साहिबा, और ये कराची में स्कूल वैन चलाती हैं। ना सिर्फ ये स्कूल वैन चलाती हैं, बल्कि जो पिकनिक्स होती हैं जो कराची से बाहर जाती हैं, चाहे वो फ्रेंच बीच हो, चाहे वो खुजदार हो, चाहे आपको शहर से बाहर भी जाना पड़े, तो ये सर्विसेज उसकी देती हैं। और अपनी बेटी के साथ है, ईमान रनिया के साथ, वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी अमानूर जी? ठीक है। अच्छा, कराची जैसे शहर में एक खातून का स्कूल वैन चलाना कितना पहले अरसा हो गया, मुझे बताएं। 14 साल हो गए। 14 साल। तो ऐसी क्या नौबत आई थी कि आपने सोचा कि मैंने ये काम करना है? हुआ क्या था? असल में मैं इनके बाबा जो हैं मेरे एक्स हस्बैंड छोड़ के चले गए थे। फिर इससे पहले कि हिम्मत हार जाऊँ, बैठ जाऊँ, बच्चे थे, मैं थी, मेरी अपनी भी एक ज़िंदगी की इम्पॉर्टेंट है, मुझे भी जीना है, और साथ में मेरे बच्चे थे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तालीम भी इतनी नहीं थी, तो हुनर था हाथ में, ड्राइविंग, बस अल्लाह का नाम लिया, चल पड़े। और ये ड्राइविंग का हुनर आपको किसने सिखाया था? आपके घर से किसने सिखाया था या आपने सीखा था? नहीं, ये जब मेरा पहला बेटा छोटा था तो उसकी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी गाड़ी पे स्कूल कब आऊँगा। तो फिर उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जब उसने सोचा तो उसने बोला और मैंने सोचा, फिर मैंने गाड़ी चलाना सीखा, मोहल्ले के लड़कों से सीखा, किसी ड्राइविंग स्कूल से नहीं, किसी से भी नहीं, मोहल्ले के लड़कों से जो भी गाड़ी चलाना जानता था, भाई थोड़ी सी ट्राई दे दो, भाई थोड़ी सी ट्राई, इसमें मैं ट्रेन। अच्छा, लोग तो बड़ा डरते हैं कि हाय अगर किसी खातून को दे दी तो ये की गाड़ी ना हमारी मार दे, तो लेकिन उसमें लोग आपसे कोऑपरेट करते थे कि चलो। हाँ, नहीं कोऑपरेट करते थे। तो थोड़ा थोड़ा चला कर फिर यानी कि बिल्कुल
और वो वही होगा कि 2010 में मैं बिल्कुल 11 में पक्की ड्राइवर बन गई। फिर मैंने वैन चलाना स्टार्ट कर दिया। वैन चलाना, अब देखिए आम गाड़ी चलाने में और ये बड़ी वैन चलाने में फ़र्क है, क्योंकि एक गाड़ी जो आप चला रहे हैं तो उसमें आपको आपकी जान की है, आपने अपनी जान की हिफाजत करनी है और साथ में जो लोग बैठे हैं उनकी। लेकिन जब आप वैन चला रही थी तो उसमें तो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटे बच्चों की भी आ जाती है जो आपके साथ बैठे होते हैं। हाँ, सब बच्चों की। तो आपको खुद नहीं फील हुआ कि मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेने जा रही हूँ? नहीं, जिम्मेदारी ले, हौसला था अंदर, हिम्मत थी, ताकत थी, मैं कर सकती हूँ। मुझे अपने आप पर भरोसा था कि मैं कर सकती हूँ। कोई ऐसा काम नहीं है कि इंसान नहीं कर सकता है। अल्लाह ने इंसान को बनाया अपनी खुद तो भरोसा था, लोगों का आप पे कितना भरोसा था? जब क्योंकि लोग यूजुअली हम देखते ना, कोई भी अगर गाड़ी खराब हुई हो या कहीं तो लोग कहते लो जी औरत चला रही होगी, अच्छा जी कोई लेन से बात, अच्छा जी औरत चला रही होगी। आप मैं खुद बोल देती हूँ, मैंने कहा ये लेडीज से फंसी हुई है। मैं खुद बोल देती हूँ क्योंकि मैं नहीं फंसती। तो मैं वैसे मेरे साथ भी 1-2 दफ़ा हुआ है कि मैं भी अक्सर यही कहती हूँ, और होता है बेचारी क्योंकि कंफ्यूज हो जाती हैं, उनके दिमाग में ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा होता है कि वो नहीं होती ना, समझ नहीं पा रही होती। तो लोगों ने कैसे एतबार किया कि हाँ भाई महानूर जो है, हम जो असल में इलाका हमारा ऐसा है और वहाँ पर जो बच्चियों की माँ है, ज़्यादातर बेटियों की माँ, वो खुश हो गई, उनका सीना चौड़ा हो गया कि लेडीज़ वैन ड्राइवर है और हमारे अपने इलाके की है। तो उससे उन्होंने ताकत आ गई कि चलो ये हमारे बच्चों को सेफ्टी ले जाएगी। और कौन से इलाके से ताल्लुक है? मेरा लियारी से। आपका लियारी से? मेरा लियारी। मैंने लियारी से यकीन माने इतनी बाहिम्मत बच्चियों को, इतनी बाहिम्मत ख़वातीन को देखा है कि इतने बुरे टाइम में भी निकल के उन्होंने फाइट किया। तो आप 13-14 साल पहले तो लियारी के हालात इतने बहुत ख़राब थे, तो उन हालात में निकल के फिर महानूर जी ये कैसे मुमकिन हुआ? नहीं, बिल्कुल एक वाकया मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जब बिल्कुल आमने सामने मुकाबला चल रहा था दोनों ग्रुपों का, गवर्नमेंट का भी और वहाँ का भी, तो और पेपर थे बच्चों के पेपर हो रहे थे और मैं गाड़ी लेके निकली। तो मैं सिर्फ मेरा बेटा लेकर निकली, तो मुझे सबने बोला कि हमारे भी बच्चे ले आओ। मैंने कहा देखो हालात ऐसे हैं, मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगी। अगर आप लोग अपनी जिम्मेदारी से, कहते हैं हमारी जिम्मेदारी है, हमें आप पर भरोसा है, आप ले जाओ। बाकायदा ऐसे बोला, हमें आप पर भरोसा है, आप ले जाओ। तो जैसे ही मैं रोड पर निकली तो सामने वो खड़े थे गन लेके। तो मैंने कहा देखें बच्चों के पेपर हैं, प्लीज़, मैंने रिक्वेस्ट किया मुझे जाने दें। मैं स्कूल में, तो उनमें से एक ने मुझे पहचान लिया, एक ने मुझे पहचान लिया, कहते हैं ये रोजाना लेडीज बच्चे लेकर आती जाती है, जाने दो। फिर वहां से निकली तो आगे पुलिस वालों ने रोक दिया, किधर जा रही है? मैंने कहा बच्चों के पेपर हो रहे हैं, प्लीज मुझे जाने दें। और इसी दौरान मैंने स्कूल में कॉल भी किया कि मेरे पास बच्चे हैं, लेकिन हालात की वजह से मैं हो सकता है 10-15 मिनट लेट हो जाऊँ, लेकिन मैं बच्चे पहुंचा दूंगी, प्लीज आप मुझे इजाजत दे। तो उन्होंने कहा हम आपके साथ ताउन करेंगे, इतना मेरे साथ कोऑपरेट किया स्कूल वालों ने, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आप ले आओ बच्चे। तो मैं ले गई। ये ऐसा हुआ है, कहीं पर रिक्वेस्ट की है, कहीं पर दादागिरी दिखाई है, हर चीज़ हुआ है, लेकिन ये है कि कभी गिव अप नहीं किया, पीछे नहीं हटी कि नहीं मैं पीछे नहीं हटूंगी। अच्छा मुझे बताइए, जब आपने स्कूल वैन चलाना शुरू की तो ये क्या आपकी अपनी ज़ाती थी, आपने किसी की किराए ली, आपने किसी के लिए नौकरी की थी? नहीं, स्कूल वैन जब जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था मेरी अपनी ज़ाती थी। मैंने लोन लिया था एक इदारे से, वहाँ से लोन लेके मैंने वैन चलाना स्टार्ट किया। फिर चलते चलते 2-3 साल के बाद फिर मैंने बैंक से गाड़ी निकलवाई और उसके भी इंस्टॉलमेंट दिए। शुरू से गाड़ी मैंने अपनी चलाई है, किसी और की नहीं। लेकिन आपको कितना यकीन था कि हाँ मैं अगर अपना काम करूंगी तो मैं इसको पे बैक भी कर दूंगी? अभी भी मुझे यकीन है, अभी भी 24 आवर्स की जो आप सर्विसेज देती हैं और उसमें जो लेट नाइट जो लोग पिकनिक पे जाते हैं तो वहाँ से भी आप लोगों को वापस लेकर आते हैं, तो कभी आपको खौफ नहीं आया कि जी तो रात का टाइम है और यहाँ लोग बंदों को लूट लेते, तो आपको ये नहीं कि हाँ भी कोई ऐसा कोई आपके साथ ना हो? क्योंकि खातून आप लोग कहते हैं खातून तो कमज़ोर होती हैं, चलो जी जो दिन की कमाई है गन पॉइंट पे लूट ली। नहीं, मेरे अंदर कभी कमज़ोरी आई नहीं है ना, शायद यही वजह है कि मुझे कभी डर लगा नहीं है कि मैं निकलूंगी। ताकि मैं रात को विंदर गई हूँ, यहाँ से बुकिंग लेके रात को विंदर गई हूँ। विंदर कितनी दूर था? विंदर काफ़ी दूर है, अब चौकी से भी बहुत आगे, काफ़ी दूर है। तो वहाँ 60-70 किलोमीटर आगे अब चौकी से भी। तो वहाँ से फिर उन्होंने मुझे भेजा है वापस कि आप ये चीज़ कराची से ले आओ, पेमेंट देकर आप ले आओगी। मैंने कहा ठीक है ले आऊँगी। फिर अकेले वहाँ से गाड़ी लेकर यहाँ तक आई हूँ, फिर वापस भी? हाँ, फिर आई हूँ यहाँ से। आपको कितनी हिम्मत देते हैं वैसे ये बच्चे? मुझे बहुत हिम्मत देते हैं, इनको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं, जिंदगी जीनी है। जिंदगी जीनी। और जब आप अम्मा को देखती हैं, आप लोगों के लिए इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत कर रही होती, तो आप क्या मतलब दिल में आप ऑफ कोर्स यू मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ योर मदर? ऑफ कोर्स जब मामा निकलती हैं
घर से लाइक हमारे लिए निकलती है। हमें ये पता होता है कि अम्मी निकल रही हैं तो हमारे लिए कुछ करने के लिए निकल रही हैं। तो एक हमारे अंदर भी एक जज्बा जागता है, लाइक एक जोश जागता है कि अम्मी निकल रही हैं, अम्मी कर रही हैं। तो अम्मी ने जब इतना कर लिया, लाइक इट्स अ लॉन्ग वे, तो उस सब के बाद अम्मी ने इतना हमारे लिए कर लिया है, तो अम्मी को इसके रिटर्न में हमें भी कुछ देना है। हाँ। अम्मी के जुनून के साथ। कितने प्यारे बच्चे। अलीना, आप क्या करती हो, कौन सी क्लास में हो? मैं मैट्रिक में हूँ। हाँ। हबीब गर्ल्स स्कूल में। आप लोग कितने बहन भाई हो? हम तीन बहन भाई हैं। मैं एक बहन हूँ, मेरे दो भाई हैं। और आपसे छोटा भाई है, आपसे बड़ा भाई है? हाँ। एक बड़ा है, एक छोटा है। एक बड़ा एक छोटा। तो बड़ा भाई वो क्या करता है? वो A लेवल कर रहा है। A लेवल से अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। एक बच्ची को जबरदस्त स्कूल में ये भी पढ़ा रही है, वो मैट्रिक कर रही है। क्या बनना चाहती है अलीना? मुझे लॉ एंड पॉलिटिक्स पढ़ना है। लॉ तो मुझे जज बनना है। जज बनना है। कोई खास इसके पीछे इंस्पिरेशन कि मुझे जज बनना है? वो जब मम्मा के केसेस वगैरह चल रहे थे तो मैं मम्मा के साथ थी, कस्टडी वगैरह के केस में मैं मम्मा के साथ होती थी। जो केसेस चल रहे थे? जी। अच्छा। तो उस वक्त मैं अम्मी के साथ जाती थी। तो मैंने जब देखा कि लाइक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह लॉ सब बने हुए, आर्टिकल्स वगैरह सब बिल्कुल सही से बने हुए, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन, उनके एग्जीक्यूशन हो ही नहीं रहा। तो मैंने जब हालात देखे कोर्ट के, लाइक बच्चे छोटे छोटे किस तरीके से। How old you were at that time? कितनी छोटी थी आप उस वक्त जब आप कोर्ट जाती थी? I was I think 6-7। 6 साल की बच्ची की ये ऑब्जर्वेशन कि वो बच्ची जब कोर्ट के ठहरी जा रही है कस्टडी की माँ के साथ केसेस में, तो वो किस इम्पैक्ट से वापस आते थे? वो हॉन्ट करता था, कोर्ट जाना डरा देता था लीना, क्या होता था? It didn't haunt me। मुझे हॉन्ट नहीं किया कभी, बिकॉज मैं जब पहली बार गई थी कोर्ट तो मेरा ये उठ गया था जब मैंने जज की सीट को देखा था। लाइक इट वाज समथिंग मेड फॉर मी। मैं उस पे बैठूंगी, दैट इज माय सीट, इंशाल्लाह। तो वो एक जज्बा उठा के करना है। अब तो ये करना है। यहाँ पे जो हाल चल रहा है, लाइक जो हमारा माहौल है, जो हमारे लड़कियों को जितना डिग्रेड किया जाता है, डिमोटिवेट किया जाता है, उस हिसाब से कोर्ट के माहौल के हिसाब से वो बस मेरा एक एम बन गया। मुझे जज बनना है, लॉ पढ़ना है किसी तरीके से। वो कस्टडी का प्रोसेस आपके लिए आसान था बच्चों के लिए? नहीं, बहुत मुश्किल था, लेकिन हैंडल हो जाता था। तो शायद वही इम्पैक्ट जो है कि वो 6 साल की बच्ची को अभी भी याद रहा। तो आपके बेटा भी इतना ही स्ट्रॉन्ग है जितनी माशाल्लाह से ईमान स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग है, सही इतना ही है। ऐसा ही है। सही। अच्छा, मुझे बताएं, कराची की सड़कों पे माशाल्लाह से आप 13-14 सालों से आप वैन चला रही हैं। आपने कराची की सड़कों पे क्या कुछ देखा है? सब कुछ देखा है। सब कुछ देखा है जो यानी कि इंसान सिर्फ सोचता रह जाता है, या कुछ ऐसी औरतें हैं जो सिर्फ टीवी में देख लेती हैं, वो मैंने हकीकत में भी देख किया। औरतों को अरेस्टमेंट किया है, वो भी देखा है। यानी कि ये अच्छी जो हम स्पेसिफिकली देखते हैं, जो हम गाड़ी में से बच्चे वाले जा रहे होते हैं और बंदे अगर हमें ऐसे देखते हैं, तो आप तो जो सही जो चला रही है, मुसलसल आपका काम ही है कि आपने सड़कों में रहना है, तो आपको नहीं होता कि भाई क्या मसला? कभी आपने किसी से पूछा नहीं कि हाँ भी क्या मसला है, या कि जवाब देने आपको आगे है? नहीं, बस मैं कभी कभी दिमाग की हटी हुई होती है ट्रैफिक की वजह से, तो जवाब दे देती हूँ, गुस्सा कर लेती हूँ, वरना तो मैं बस आदी हो चुकी। मैं कहती हूँ बस ये इनकी नेचर है, ये इनकी मजबूरी है। आवाज देना, कसना, बोलना, या रास्ता काट देना, या रास्ता ना देना, कि लेडी से ना दो रास्ता। और कभी कभार मैं जज्बात में आ जाती हूँ, मैं कहती हूँ अब आप आके मुझे पहुँचो भैया, फिर मैं भी उनके साथ रेस लगा लेती हूँ। मैं कहती हूँ आज पहुँचो, जैसी भी तुम्हारी गाड़ी है वैसे मेरी गाड़ी। मुझे बताएं, अगर किसी ने पिकनिक पे, क्योंकि बहुत सारी खवातीन जो है वो चाहती हैं कि अगर वो पिकनिक पे जाएं, वो गर्ल्स ट्रिप करना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि वो आपसे रब्ता करें और आप उनको लेके जाएं, तो आपको अप्रोच करने का क्या तरीक़ेकार है? मतलब आपसे रब्ता कैसे किया जा सकता है? मेरे अक्सर लोगों के पास मेरा नंबर होता है कि इसके, यानी कि अगर मैं आपको ले गई तो आपको मेरी सर्विस अच्छी लगी, मैं परेशान नहीं करूंगी, आपको खैरियत से ले जाऊंगी, खैरियत से ले आऊंगी, तो फिर आप किसी और को दोगी। इस तरीके से मेरा नंबर सब लोगों के पास गया हुआ है। अच्छा। कि ये हर वक्त है, आप रात को 3 बजे भी आप कॉल करोगे, ये गाड़ी लेकर आ जाएगी। वैसे डर नहीं लगता आप लोगों कि जब अम्मा के भी रात के 3 बजे मिलते हैं, बच्चे सही दलेर हो चुके हैं? हाँ ना, बच्चों को सुलाकर घर ताला करके निकल जाती, और इनको पता है कि अम्मी चली गई है किसी काम से। अम्मी चली गई, जबरदस्त। तो अम्मी को, जब अम्मी कभी थकी हुई आती है, कभी अम्मी कुछ पका के खिलाए?
अम्मी को मैं किचन में नहीं जाती। तो आप किचन का भी सारा काम करते हैं? सारा काम करती हूँ, खाने का सवाब बनाती हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये होती है जनाब हिम्मत और हौसले की मिसाल, जो कि हालात कुछ भी हों लेकिन फ़ाइट कर रही हैं, ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए बल्कि लोगों के बच्चों के लिए भी जिनको ये रोज़ स्कूल पहुंचाती भी हैं। बहुत शुक्रिया जी, ईमान जी हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच ईमान। मुझे इतना अच्छा लगा कि आप जैसे कॉन्फिडेंट बच्ची को देख के मुझे लगता है मेरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है बहुत ब्राइट है। हमारे बच्चे बहुत होपफुल हैं हमारे सिस्टम से भी, और जिनका ईमान है पाकिस्तान में। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही, ब्रेक के बाद वापस आती कहीं में जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, मैं एक ऐसी हसीना की बात करने जा रही हूँ जो कि ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि काफ़ी खूबसूरत भी है। एक ऐसी हसीना की बात करने जा रही हूँ कि जिसका ख्वाब पूरे पाकिस्तान वाले देखते हैं भाई, कराची वाले तो स्पेशली, और सब कहते हैं कि भाई अगर हो तो ऐसी ही हो, खूबसूरत भी और खूबसूरत भी। क्या समझ रहे हैं? मैं किसी खातून की बात नहीं करी। क्या हो गया आपको? मैं ऐसी बातें कर सकती हूँ? मैं बात करी जनाब एक ऐसी चीज की कि जिसको लेके कराची और लाहौर में इतना मुकाबला रहता है, इतना मुकाबला रहता है। नहीं, ये समुंदर और नहर की भी बात नहीं करी मैं बात कर रही हूँ बिरयानी की। और आज तो मैं बिरयानियों में एक ऐसी बिरयानी के वाले से बात करने जा रही हूँ जो कि एक अहम मकाम रखती है बिरयानियों में। हमने देखा कि वैसे कभी बीफ बिरयानी, कभी मटन बिरयानी, कभी कौन सी बिरयानी, ज़ाफ़रानी बिरयानी, डंडा बिरयानी, बोहरी बिरयानी, बहुत सारी बिरयानियों की ऐसी टाइप है। लेकिन ये बिरयानी की कैसी टाइप आई कि जिसको बीट करना मुश्किल हो गया। लोग पागल हो गए, लोगों ने समझ नहीं हुआ क्या है। आप सोचें कि लोग अक्सर ऐसे सेंटी मैंने देखे हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमें और कुछ आप अच्छा दें ना दें, पर बिरयानी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बिरयानी सुथरी होनी चाहिए। लोग बिरयानियों में आलू बर्दाश्त नहीं करते, इस पर भी जंग है। कुछ कहते हैं मैंने आलू के साथ खानी, कुछ कहते हैं आलू के साथ नहीं। लेकिन अभी जो आज मेरे साथ मौजूद हैं उन्होंने तो ये किया, उन्होंने आलू छोड़े, उन्होंने बिरयानी में डाल दी नली। मेरे साथ मोहम्मद साकिब मौजूद हैं, गौसिया नली बिरयानी के ओनर, आपको मालूम है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत है। मुझे सबसे पहले आप ये बताएं साकिब भाई, ये कराची वाले ये बिरयानी के बारे में इतने जज्बाती क्यों है? सबसे पहले तो माशाल्लाह से कराची बिरयानी का शहर है, क्योंकि देखें इंडिया से ये सिस्टम चलता हुआ आ रहा है बिरयानी का और खानों का, तो माशाल्लाह से और लोगों की, इंडियंस की भी तादाद भी, ऐसे हिंदुस्तानी लोगों की तादाद भी कराची के अंदर बहुत है। और फिर एक बिरयानी तो माशाल्लाह पाकिस्तान का कल्चर हो गया है। और ये आज पूरी दुनिया के अंदर, जैसे आपने कहा कि पहले बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी होती थी, तो माशाल्लाह से अल्लाह के करम से आज गौसिया नली बिरयानी चेंज ऑफ कल्चर बिरयानी है। ये वाकई माशाल्लाह फॉरेनर हमें ये लक़ब देते हैं। क्या वाकई चेंज ऑफ कल्चर नली बिरयानी गौसिया। चेंज ऑफ कल्चर नली बिरयानी मैं जरा से पूछूंगी। लेकिन आपको पता है ना कि हमारे यहाँ फ्राइडे को एक स्पेसिफिकली एक रिचुअल है कि जी आप जब नमाज पढ़ के आएंगे तो फिर उस वक्त पे वो जो देख से ढकना उठता है, फिर वो जो आपको फ्राइडे नहीं लगता अगर फ्राइडे को घर में भी जो है ना वो बिरयानी ना पकी हो। मुझे बताएं, लोग तो यहाँ पे आलू वाली बिरयानी पे मतलब यहाँ पे लड़ाइयाँ फसादात दंगे हो जाते हैं, आपने बिरयानी में नली डाल दी, कैसे? ये माशाल्लाह अल्लाह ताला ने असबाब बनाया। और इसको माशाल्लाह से पहले हमने 1992 में हमारे वालिद साहब ने गौसिया बीफ बिरयानी स्टार्ट करा था। फिर नली जो माशाल्लाह हमारे जानवर हलाल होते हैं, ज़िबा होते हैं, तो उनके हिसाब से हुआ करती थी, तो उनको हम डाला करते थे उसमें। तो ये अभी माशाल्लाह से, अब आपके एक दिन में कितने जानवर ज़िबा? माशाल्लाह से हमारे अब 2 से 3 जानवर रोज ज़िबा होते हैं अल्लाह के करम से। 2 से 3 जानवर रोज ज़िबा होते हैं। उसमें बकरा अलहदा है, बछिया की होती है, बछिया की बिरयानी, बीफ बिरयानी होती है माशाल्लाह से। और ये अल्लाह के करम से इसका बनाने का इसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। लोग घी तेल में बनाते हैं, हम इसको नली और गोश्त की यखनी में बनाते हैं। कच्ची हल्दी का इस्तेमाल होता है, देसी तरीके से बिल्कुल इसको बनाया जाता है। जो इसके अरूमे में कच्चे चावलों को डाला जाता है, यानी यखनी में, जब वो माशाल्लाह से जब उसके अरूमे वो यखनी को पीती रोना आ जाएगा मुझे साकिब, मैं आपको बता रही हूँ मोहब्बत के साथ आपकी डाइनिंग पे जब हम सर्व करते हैं, आप दीवानगी में बाइट उठाते हैं, तो जब दांतों तले चबाते हैं जो जूसेस निकलते हैं, बंदा जाएगी दुनिया में डीप होते चले जाता है। ये है गौसिया नली बिरयानी। ये अब आप देखें ना, ये बिरयानी को एक्सप्लेन करने का भी एक तरीका है। वो कितना अच्छा जी साकिब भाई ने भी एक्सप्लेन भी किया कि बिरयानी होती है तो कैसी होती है। इससे पहले कितनी अकसाम की बिरयानी आप लोग बना चुके हैं? पहले हम नॉर्मल बीफ बिरयानी बनाते थे,
पर माशाल्लाह जब से अल्लाह ताला ने ये सब अल्लाह की करम नवाजी, अल्लाह ने असबाब बनाया, आप लोगों की दुआ, आप लोगों का साथ, आप लोगों के जरिए ये पूरी दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई। और आज माशाल्लाह से जैसे मैंने कहा फॉरेनर से लेकर आज पूरी दुनिया से इंडियन तक लोग आते हैं, इंडिया के रहने वाले लोग भी आते हैं, बम्बई से, आगरे से, बड़े बड़े मशहूर नल्ली बिरयानी खाने के लिए। जी, वो कहते हैं कि यार हमारे मुल्क में मिलती तो है बिरयानी है, पर बोला जो गौसिया नली बिरयानी पाकिस्तानी है, इसने वाकई में चेंज ऑफ कल्चर कर दिया। मुझे बताएं कौन कौन सादकार अब तक आया है नली बिरयानी खाने के लिए? माशाल्लाह से मीरा भी आई हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हैं। मीरा लाहौर से आगे चेक करें जरा। मीरा आई हैं और अबरारुल हक साहब हैं, कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं और मैं कितनों के नाम भी नहीं जानता। मैंने माशाल्लाह से जैसे अभी आपका मॉर्निंग शो है, ऐसे ही कितने मॉर्निंग शो करें अल्लाह के करम से, आप लोगों की दुआ से, निदा यासिर के साथ और सना जावेद के साथ, तो माशाल्लाह बहुत लोग हैं, वो है क्रिकेटर्स, एक्टर्स। अच्छा, जो आजकल ब्लॉगर्स, अब तो ब्लॉगर्स भी बहुत ज्यादा हो गए, पहले तो जो 3-4 ब्लॉगर्स होते थे, अब हर बंदा अपनी जात में ब्लॉगर है, तो ये आके आपको तंग नहीं करते कि जी मैं मुफ्त खिला दे, फिर हम आपको बड़ा अच्छा पैकेज बनाएंगे? नहीं, ये मुफ्त नहीं खाते, ये आते हैं माशाल्लाह पैकेज बनाते हैं, और ये मैं कहता हूँ कि ये लोगों को अच्छी चीज भी दिखा रहे होते हैं कि आप देखें, आप जो पैसे दे रहे हैं तो वो खाना खाएं जो फूड एंड हेल्थी हो, आपकी सेहत के लिहाज से अच्छा हो, और माशाल्लाह वहाँ पैसे दें जो आपको जायका भी मिले और चीज़ भी वो हो कि साफ सुथरी और मीट भी अच्छा। जब मैं नली का सुनती हूँ ना तो मुझे लगता है कि बहुत फैटिंग चीज़ होगी। नली बिरयानी खाऊंगी तो उसके बाद मुझसे हिला नहीं जाएगा, मैं जहाँ बैठूंगी वहीं रह जाऊंगी, वहीं जिंदगी पर बैठी रह जाऊंगी, तो ऐसी होती है? ऐसा कुछ भी नहीं है माशाल्लाह से। हमारी माशाल्लाह से ये सिंध फूड अथॉरिटी का एक अभी प्रोग्राम था, ये कैरलिस का, तो वजीर आजम साहब के तवस्सुम से एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें भी हमारी माशाल्लाह बिरयानी को बड़ा सराहा गया और बड़ी तारीफ करी गई, क्योंकि इतनी केयरलेस नहीं होती उसके अंदर। अच्छा। और मैं खुद सलमान सूफी साहब थे, वज़ीर आज़म के मामून खसूसी, वो ऑनलाइन थे उस प्रोग्राम के अंदर, तो ये हमारे लिए बड़ी एजाज की बात है, गवर्नमेंट की तरफ से हमारी बड़ी रहनुमाई मिली हमारे को। मुझे ये बताएं, आप अपनी कोई आपसे रेसिपी पूछे तो आप बता देते नली बिरयानी? जी बिल्कुल सेम, बस यही रेसिपी है हमारी। निकाले पेंसिल, कॉपी पेंसिल निकाले, बंदे भी निकाले, बंदे ज्यादा अच्छी पकाते हैं, साकिब भाई को देख लें। साकिब भाई क्या कुछ बताना है, डालना है मुझे बताएं। मैम इसके अंदर पिसी मिर्ची डलती हैं, पिसा धनिया डलता है, नमक डलता है, और आलू साबुत धनिया या दूसरे वाला धनिया? पिसा हुआ धनिया होता है, नमक होता है, दही होता है, इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं करते, हम दही से इस्तेमाल करते हैं। आपको एक बात बताऊं साकिब भाई जी, आप पता कैसे बता रहे हैं, हम किसी के घर खाने दावत पे जाते हैं ना, मुझसे कहते हैं आपने कितना अच्छा खाना पकाया, फिर जो खवातीन जब नहीं बताना चाहती ना फिर ये बताती मैंने इसमें तो ये भी डाला है। अच्छा मैं चाहती हूँ तो इसके ऊपर हमारे व्लॉग्स भी बने हुए हैं, बाकायदा बंदे उसमें। तो आपको डर नहीं लगता कि अगर आपने अपनी रेसिपी दे दी तो बाकी अगर वो लोग वैसे इसको रेप्लिकेट कर दें तो? जितना फैलेगा इतना अल्लाह ताला हमें नवाजेगा, क्योंकि देखें दूसरों के काम आना बहुत बड़ी ये समझे एक इबादत है, क्यों आप किसी के काम आए, तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं। ये होता है जनाब तवक्कुल। मैं जरा इनको ना जरा किचन में लेके चलती हूँ, बड़े दिनों बाद आज हमारा किचन सच है, वो इस वजह से क्योंकि आज आई यहाँ पे नली बिरयानी, और वो जो बेसिकली कुछ एक मंजर ऐसे होते हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप जरा खुद अपनी आंखों से देखिए। बहुत सारी खवातीन जो कि यहाँ पे बैठी हैं, नहीं जाती बाज़ारों में, और स्पेसिफिकली वो अक्सर मैंने लोगों को सुना है कि जब बिरयानी की देख खुलती है ना, और फिर उसके बाद जो चावलों की जैसे जो तय लगी होती है, उसके बाद चावल निकालना और जो खुशबू आ रही होती है, वो बहुत से लोगों को अच्छी लगती है कि जो पहली प्लेट निकले वो हमारे हिस्से में आए ना। तो ये पहली प्लेट निकलती कैसे, क्या होता है, मैं ज़रा चाहती हूँ हम ज़रा किचन में आ जाते हैं जी, और देखते हैं कि जी जब ये देख खुलती है तो फिर किस तरीके से देख खुलती है। आ जाए साकिब भाई, मैं चाहूँगी आ जाए किचन में, आ जाए। क्या तरीक़ेकार होता है साकिब भाई जब आप अपनी शॉप पे होते हैं और उसके बाद जब अपने रेस्टोरेंट में होते हैं, फिर जब आपकी ये जो बिरयानी की देख खुलती है? बिल्कुल इसका तरीका यही होता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के। मैं कैमरामैन साहब मैं चाहूंगी, रुक जा, मैं किसी तरीके से कैमरामैन साहब अगर आप ये देख सकें। ओहो कैमरे आ जाए कैमरामैन साहब, डरे मत, बच्चियां नहीं निकल के आपकी तरफ भागती, बच्चियां कुर्बान होके डल गई है इसमें। ये माशाल्लाह हमारी एक पाकिस्तान की पहचान है, और ये पाकिस्तानी फूड सफीर है। हमारे पाकिस्तानी बड़े इसको हर जगह वो करते हैं माशाल्लाह से, हमारे पाकिस्तान वाले, और लाहौर से माशाल्लाह से बड़े लोग, पंजाब से, इंटीरियर सिंध से और KPK से बहुत लोगों का मोहब्बत, बहुत प्यार मिलता है, जो आज उनके जरिए पूरी दुनिया के अंदर ये गौसिया नली बिरयानी इतनी अच्छी इसकी महक आई है सिर्फ चावलों की, मैं देख रही हूँ, और इतना निखरा। वैसे चावल कौन सा आप इस्तेमाल करते हैं? ये इसमें बासमती चावल होता है,
और अच्छा, कौन से चावल की बिरयानी ज़्यादा अच्छी पकती है? मुझे सेला चावल होती है इसकी, बासमती की? सेले की भी अच्छी बनती है, बासमती की। टाइमिंग के ऊपर भी ऐसा होता है कि आपको जब टाइमिंग है तो जब फटाफट आपको बनानी होती है तो बासमती में चलती है। अच्छा जी। मेरे इस वक्त घर वाले इतने खुश हो रहे होंगे कि हमारी बच्ची ने 2 किस्म के चावलों के नाम ले लिए, इसको इतना पता है। हाँ नहीं बिल्कुल भी। ओहो हो, ये निकला गोश्त, ये नीचे से जो निकला मसाला, आहा हा 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 हा। अच्छा ये बताइए, जो नली जो डाली जाती है ये बिल्कुल एंड में, ये इसमें से निकल, ओ मुझे बताएं जाकिर भाई, आपका हाथ कितनी बार चलता होगा वैसे? अब तो आदत हो गई है। अब तो आदत हो गई है जी, आदत हो गई है, पर आप लोगों की खिदमत पहले ऐसे काम तो होते रहेंगे। हाँ क्या बात है जी। अब आपको निकाल के दें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे निकाल अच्छा, के दें। मसाला कैसा खाएंगे आप? मैं मसाला थोड़ा सा कम मसाला खाऊंगी। कम मसाला? हाँ। और मैं हाँ बस, ये बहुत मसाला हो गया। नहीं नहीं, इसमें बराए नाम मिर्च होती है। हाँ अच्छा बस फिर ठीक है। ये बहुत ज्यादा डाल दिया आपने? नहीं नहीं, आप खाएंगे। आपको पता है मेरे पीसीआर में कल ये बास भाई है, वो जल के उनको कुछ हो जाएगा कि बिरयानी में इतने जरा चावल डाल दिया बतिया के। हाँ अच्छा मैं वैसे मैं नली तो नहीं खाती, लेकिन वो जो आप नली डालने का प्रोसेस होता है, निकालने का प्रोसेस होता है, वो मुझे जरा दिखाएं जरा। मैं तब तक ये मुझे पकड़ा दीजिए। थैंक यू सो मच। जी जी, चम्मच में पकड़ लेती हूँ, मुझे पीछे से चम्मच। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रख लें फिर भी साथ ही, अच्छा लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ चले रख लें ये था। अच्छा ये जो नली निकालते हैं वो दिखाएं मुझे, वो कैसे आप निकालते हैं? वो दिखाएं। वैसे बिरयानी में अगर आप वो डालते हैं वो जो आलू बुखारा बिरयानी जी, आलू बुखारे किसी की जिसके भी नसीब में आलू बुखारा ना, वो बड़ा लकी होता है, आपको पता है? ये हमारे में आलू बुखारा बिल्कुल आपको उसकी गुठलियाँ मुंह में नहीं आएंगी। बिरयानी होनी चाहिए जिसका गरम मसाला और कोई चीज़ मुंह में नहीं आए। आप बस स्टार्ट हो तो फिर उदम मचा दें खाने में बंदा। उसको किसी चीज़ में हाथ नहीं रोकना, ये नॉन स्टॉप। क्या बात है, क्या बात है जी। एक जरा हम नली अब निकालने के प्रोसेस आपको दिखाते हैं। एक तो सोचे पंजाबी, और एक पंजाबी को अच्छी बिरयानी मिल जाए इसमें जिंदगी, और क्या चाहिए उसको? माशाल्लाह पंजाब वालों का बड़ा वो है हमारे साथ, क्यों है माशाल्लाह नली के बड़े माशाल्लाह मोहब्बत मिलती है नली की इससे। ये वो साइड पे कर ले, साइड पे कर ले। ये इसी से निकाल लें, इस मेरी प्लेट में जो है इसमें निकाल। हाँ इसको निकाल दो, इसको निकाल। हाँ इधर निकाल दी उसमें। चले आप। हाँ ये रुके 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 रुके, ये देखिए अब जो निकलती हुई तो कैसी लगती है। कैमरों से बाहर आवाजें आ रही है, मैं आपको सब बता रही हूँ इस वक्त। कमजोर दिल हजरात ना देखें जिनको नली बहुत पसंद है। ये नली की आपने लैंडिंग चेक की है, ये देखें। आहा हा हा हा, ये देखें, ये जरा आहा हा हा। और मैं आपको बता रही हूँ, मेरे तो दुश्मन आज हिलके रह जाएंगे कि सारी नली नहीं की और ये देखें जी, ये माशाल्लाह से हमारा ये सारा गवर्नमेंट से और सिलेटर हाउस जो होते हैं गवर्नमेंट के, उनसे हमारा एक अपने जानवर परचेजिंग करते हैं और बछियाँ वगैरह पंजाब से ही लेते हैं। पंजाब से आपने कहा ना, पंजाब का किरदार बड़ा है माशाल्लाह। देखिए आपकी बिरयानी, बछिया की बिरयानी अच्छी ना बने वाले पंजाब से ना आए हो, तो देखिए पंजाब का और बिरयानी का कितना आपस में। जी बिल्कुल, मीट और चावल पंजाब का ही है। हाँ जी, ये बछियाँ भावलपुर से आती हैं हमारी। थैंक यू सो मच। आज साकिब भाई, मेरी जिंदगी में अब जब भी लड़ाई होगी तो आपने मुझे जीतने के लिए एक आर्गुमेंट दे दिया है कि चाहे जितनी मर्जी अच्छी बिरयानी बना लो, पर चावल और गोश्त डायरेक्टली कम्स फ्रॉम पंजाब, तो आप उसका कुछ नहीं कह सकते। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी, थैंक यू सो मच। मैं तो खैर सुबह आज इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की मैं कोशिश करी, लेकिन मैंने फिर भी इनकी मोहब्बत में इतनी अच्छी मुझे महक आई थी एंड आई कुड नॉट रेजिस्ट, तो मैंने खाली बिरयानी। मुझे ये बताएं वैसे दिन में कितनी प्लेट्स आपकी जो है वो बिकती हैं? माशाल्लाह हमारे 30 से 40 पतीले माशाल्लाह निकलते हैं लाइव। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ज़रा बिरयानी खाने के ज़रा आदाब बताएं कि जो आपने नली बिरयानी खानी तो उसके आदाब क्या हैं? इसके आदाब तो बस जब बंदे के आगे आती है बिरयानी तो फिर वो हर चीज़ भूल जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जुस्ती होती है, बस बोलते हैं ना जो देसी जुबान में फोड़ना है। हाँ। बस
फोड़ो बिरयानी। आपको पता नहीं आज यहाँ पे कितने में एक मंजिल ऊपर कितने फोड़ू बैठे हैं। अच्छा जो लोग कहते हैं जो उछाल उछाल की बिरयानी डाल रहे थे वो कहते हैं ऐसे क्यों करते हैं? हम आराम से इतनी बिरयानी डाल के देते हैं। वो एक शशका होता है, तो ये देखें ऐसे। वो कैसे? ये ये कैसी खुशबू है इसमें। ओ ये स्टाइल है जिसको ये मैंने तो कभी देखा नहीं था। वाह। अच्छा जी हमारे साथ इस वक्त कॉलर भी मौजूद हैं मियांवाली से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, क्या हाल है मैडम? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन बात कर रहे हैं? मैडम नवीद इकबाल बात कर रहा हूँ मियांवाली से। नवीद भाई ठीक ठाक हैं? जी जी ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, रोजाना आपका प्रोग्राम देखता हूँ और ये जो बिरयानी आप लोग बना रहे हो बहुत अच्छी बिरयानी, शक्ल से तो अच्छी लग रही है। यकीन माने मैंने टेस्ट किया है, टेस्ट में भी बहुत मजे की है। आप कब आ रहे फिर कराची बिरयानी खाने बताएं? आप जब बुलाएंगी हम आ जाएंगे। बस मेरा भाई मैं कहनी नेक्स्ट गड्डी फड़ो तो आ जाओ कराची। चले बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ जो है नवीद भाई मौजूद है। अच्छा ये आपके यहाँ थाल में ऐसे सर्व की जाती है? जी बिल्कुल थाल में सर्व करी जाती है क्योंकि ये देसी तरीका है। और मैंने जैसे कहा कि आपसे पहले कि ये बगैर घी तेल में बनती है। भाई ने जैसे कहा कि जूसी बिरयानी, तो इसको बिल्कुल रसीली बिरयानी जूसी बिरयानी कहते हैं। तो ये यखनी के अंदर बनाई जाती है, इसमें घी तेल नहीं है। ओह इसलिए ये नल्ली बिरयानी, लोग नल्ली बिरयानी के नाम से एक बात और कहना है तो नल्ली बिरयानी के नाम से, और दूसरी बिरयानी भी है। पर जो गौसिया नल्ली बिरयानी है उसका मकसद ही यही है, उसका हर चावल उसकी गवाही दे रहा हो गौसिया नल्ली बिरयानी के दाने। ये साकिब भाई ये जो आपने गहरी बात की कि हर चावल उसकी गवाही दे रहा होगा, ये बड़ी बात है। अच्छा मैं साथ में देख रही हूँ कि आपको तो अवार्ड भी मिला हुआ जी इमर्जिंग ब्रांड ऑफ द ईयर का। ये माशाल्लाह जो मैंने कहा कि लोग फॉरेनर आगे कहते हैं और माशाल्लाह से जो हमारे पूरे पाकिस्तान से लोग आगे कहते हैं कि चेंज ऑफ कल्चर बिरयानी, तो इसीलिए कि ये हमें इमर्जिंग ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ये अल्लाह की रहमत से। आपके जो बड़े हैं और आपके जो वाले साहब हैं वो तो बड़े मतलब आई एम श्योर आपको होता होगा कि वो कितना उनका सर फखर से बुलंद होता होगा। ये माशाल्लाह से हमारे वालिद साहब का ये सब लगाया हुआ दरख्त है और ये माशाल्लाह ये उसी आज हम फल खा रहे हैं क्योंकि आज वो नहीं है। अल्लाह ताला उनकी फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आई एम श्योर वो ऊपर से ये सब उन्हीं का है। थैंक यू सो मच जी। साकिब भाई साथ मौजूद थे, वक्त बड़ा मुख्तसर है। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही आबाद रही, बिरयानी खाएं या ना खाएं, दूसरों को बना के जरूर भिजवाएं। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।